नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। देखो, आज जो आपका विजन की जो मैगज़ीन थी जून माह की, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर के टाइप में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एफडीआई का टॉपिक, जो कि आपका किससे निकल के आता है, जीएस 3 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, इस पे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए एफडीआई को लेके। तो इसका क्या महत्व है, इसके संदर्भ में क्या चुनौतियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हाँ, हमारा जो पीटी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है और साथ ही सोशियोलॉजी ऑप्शनल का भी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है। तो जो भी सर एंड मैम इंटरेस्टेड हो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के लिए, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं नीचे आपको वीडियो लिंक दे दूंगा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के संदर्भ में भी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, कुछ मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि एफडीआई के बारे में। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखेंगे कि एफडीआई का क्या इंडिया में महत्व है, इसके क्या नुकसान भी वो भी हम देखेंगे, और इसमें क्या चुनौतियाँ हैं, और इसको आकर्षित करने के लिए सरकार के क्या प्रयास रहे हैं वो भी देखेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इस तरह से हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे और समझेंगे एफडीआई के विषय में। तो चलिए इसका पहले इंट्रो देख लेते हैं कि कैसे इसका इंट्रो बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने एफडीआई को डिफाइन करके इंट्रो बनाने की कोशिश की। देखिए, बताया कि एफडीआई का आशय भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भारतीय कंपनियों में किए जाने वाले निवेश से है। यानी कि भारत के बाहर जो भी देश में लोग रहते हैं, वहां से अगर कोई निवेश भारतीय कंपनी में हो रहा है या भारत में किसी तरह से निवेश वगैरह हो रहा है, तो किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, तो उस ऐसे इन्वेस्टमेंट को एफडीआई कहा जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका एफडीआई होता है ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए होता है, जबकि एफपीआई जो होता है वो शॉर्ट टर्म निवेश के लिए होता है। तो एफडीआई से हमारे देश में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए लॉन्ग टर्म निवेश होता है। अब थोड़ा सा स्थिति बताते हैं भारत में एफडीआई का क्या स्थिति रहा 2021-22 में। तो बताया जाए कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में एफडीआई अब तक रिकॉर्ड वृद्धि के साथ 83.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, तो यानी कि अभी 2021-22 में देखो तो कितना भारत में एफडीआई आया है, 83.5 बिलियन डॉलर, जो कि अब तक सबसे ज्यादा रहा है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको ग्राफ बना दिया है जिससे आपको समझ में आएगा कि पिछले 3-4 साल से एफडीआई की भारत में क्या स्थिति रही है। तो देखो 2019 में देखिए तो 62 बिलियन डॉलर के आसपास एफडीआई भारत में रहा है। कितना रहा है? 62 बिलियन। ठीक है, 2020 में देखिएगा 73 बिलियन डॉलर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2019, 20, 21 कोविड का टाइम था, फिर भी भारत में जो कि निवेश की गति कम नहीं हुई है, बढ़ी है। तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट था। 2019 में 62 बिलियन डॉलर था, 2020 में बढ़कर 63 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब नियर अबाउट अगर आप देखें तो 11 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। और 2021 में अगर आप देखें तो 81 बिलियन डॉलर, और 2022 में अगर आप देखें तो 83 बिलियन डॉलर तक का निवेश हमारे देश में आया है। लेकिन इस ग्राफ से एक चीज और समझ में आती है हमको कि देखो 62 से 63 यानी कि 11 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई अगले एक साल में। फिर 2020 से 21 के बीच में 11 बिलियन डॉलर की जो वृद्धि थी उसमें कमी आ गई, यानी कि 73 से 81 यानी 9 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि इसके पहले 11 बिलियन डॉलर की वृद्धि थी। या 2021 से 2022 के बीच में देखें तो ये और घटे, केवल 2 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। यानी कि जो ग्रोथ रेट है, यानी कि जो आपका एफडीआई का वृद्धि दर है, उसमें तो गिरावट देखने को मिली है निश्चित तौर पे, लेकिन जो वृद्धि है वो हमेशा सकारात्मक रही है, नकारात्मक नहीं है। यानी कि हमेशा प्लस में रही है, 62 से 73, 73 से 81, और 81 से लगभग जो कि 83 बिलियन डॉलर तक जो कि 2022 में एफडीआई का निवेश रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बताता है। आप भी इस तरह से एग्जाम में जो कि अपने आंसर में ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो काफी जो कि सकारात्मक संदेश रहेगा एग्जामिनर के लिए, वो उसको अच्छा लगेगा, तो वो आपको थोड़ा बहुत एक या आधा मार्क्स जो कि ज्यादा भी दे देगा। तो अब ये हमने देखा भारत में एफडीआई की क्या स्थिति, वो हमने देख लिया। एफडीआई के पिछले 4 साल के क्या रिकॉर्ड वगैरह रहे अभी तक, वो सब देख लिया। एफडीआई क्या होता है वो देख लिया। अब देखते हैं एफडीआई का माध्यम क्या है। तो एफडीआई का माध्यम बताया जाए कि भारत में दो तरह से होता है। एक तो सूचीबद्ध कंपनियां जो लिस्टेड कंपनी होती है शेयर मार्केट में, उनके द्वारा, और दूसरा होती है गैर लिस्टेड, जैसे आपका पार्टिसिपेटरी पी नोट्स जो होता है, उसके जरिए भी जो कि आप एफडीआई वगैरह कर इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो सकता है। तो इस तरह से जो कि आपका गैर लिस्टेड और लिस्टेड कंपनियों के द्वारा जो कि एफडीआई का निवेश वगैरह होता है। अब समझते हैं कि भारत में जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में एफडीआई का क्या महत्व है। तो एफडीआई का महत्व देखो, भारत नहीं बल्कि अभी तो कोई भी देश हो तो वहां पे एफडीआई का महत्व काफी ज्यादा होता है। तो देख लेते हैं कि भारत में इसके क्या क्या महत्व है। चलिए अब देख लेते हैं कि भारत में एफडीआई का क्या महत्व है, वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक पूंजी के लिए जो कि एफडीआई महत्वपूर्ण है, क्योंकि एफडीआई जब आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश होता है। इससे देखो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जो पूंजी का निर्माण होता है, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास होता है और आर्थिक प्रगति में इससे जो कि देश को सहायक मिलती है, राइट।
तो ये एक इसका जो कि फायदा है। दूसरा देखो क्या बताया जाए कि एफडीआई के साथ तकनीकी भी आती है, जिससे मानव संसाधन का कौशल वृद्धि का विकास होता है। यानी कि इससे देखो जो टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों के कौशल में भी इंक्रीज होता है। थर्ड बताया जाए कि भारत जैसे उभरते देश के लिए तकनीकी हस्तांतरण, खासकर रक्षा क्षेत्र, स्पेस, ये जो स्पेस ये वाला सर रहेगा, स्पेस के क्षेत्र में, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्र में ये इस तरह की टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। तो खासकर रक्षा क्षेत्र में, स्पेस क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो कि टेक्नोलॉजी का भी हस्तांतरण होता है, तो इसलिए एफडीआई जो कि इंपॉर्टेंट होती है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ बताया कि निर्यात में बढ़ोतरी हो जाती है। ऑब्वियस है, जब किसी कोई यहाँ मान लो कोई एमएनसी जैसे ये इंडिया है, ये कोई फॉरेन यहाँ से जो कि निवेश आया भारत में, तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा, फैक्ट्री से उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या जो कि यहाँ पे जो कि निवेश बढ़ रहा है, और यहाँ से भी चीजें जो कि उत्पादन करके कंपनियां कहीं अन्य देशों में भी यहाँ भी बेचेंगी, बाहर भी बेचेंगी, इसके पड़ोसी देशों में, फिर अन्य देशों में, तो यहाँ से जो कि एक्सपोर्ट वगैरह जो कि बढ़ जाएगा। यानी कि इससे क्या होगा, निर्यात में वृद्धि होता है। और साथ ही देखो बोला जाए कि आर्थिक निवेश से रोजगार सृजन और रोजगार का सृजन होता है। यानी कि जब एफडीआई आता है तो रोजगार का सृजन होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब ये मान लो इंडिया है, यहाँ पे कोई कंपनी ए लगी, कंपनी, एक सेकंड मैं आपको यहाँ ऐसे समझाता हूँ। मान लो ये हमारा देश इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये ए कंपनी जो कि अपना आई यहाँ पे निवेश की। अब निवेश की तो इसको कुछ कारीगर चाहिए, काम वर्कर चाहिए, चाहे वो मतलब कि व्हाइट कॉलर वर्कर हो, ब्लू कॉलर वर्कर हो, या फिर लेबर वर्क हो, इसको चाहिए अपनी कंपनी को मैनेजमेंट करने के लिए, सही ठीक से चलाने के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो वो जो वर्कर होंगे वो यहीं के लोगों को, वर्कर को हायर करता है, तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का अवसर उत्पन्न होता है, तो रोजगार सृजन होता है, जो कि इससे जो कि रोजगार सृजन का लाभ होता है। साथ ही विनिमय दर स्थिरता बढ़ती है। कैसे? यहाँ पे देखो जैसे कि पूंजी का जो जैसे एफडीआई आ रहा है, यानी कि पूंजी आ रहा है हमारे देश में, और पूंजी आ रहा है तो इससे निवेश बढ़ रहा है, यानी कि डॉलर हमारे देश में आ रहा है, और कुछ एक्सपोर्ट भी हमारी बढ़ती है, यानी कि डॉलर आ भी रहा है, और हमारे यहाँ से कंपनियां से बनकर जो कि बाहर जा रही चीजें, तो उससे भी पैसा हमको मिल रहा है। तो इससे देखो अंतरवाह, यानी मतलब एक तरह से डॉलर का जो अंतरवाह है वो बना रहता है, जिससे देखो विनिमय दर जो कि स्थिर रहता है। तो एफडीआई की ये फायदा है कि रोजगार सृजन में सहायक है, और विनिमय दर भी इससे स्थिर रहता है। साथ ही देखो लास्ट बताया कि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होता है। यानी कि अगर एफडीआई आती है तो ऐसा नहीं कि लोकल जो कंपनियां हैं या भारत की है उनका एकाधिकार हो जाए और वो अपने मनमाना जो कि रेट तय कर दे और उपभोक्ता को नुकसान होता है, इससे ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो बहुत सारी एमएनसी होंगी कंपनियां, एक ही क्षेत्र में अगर कई सारी कंपनी काम करी, ए बी सी, जैसे फोन निर्माता के क्षेत्र में जैसे अभी देखो वीवो है, एप्पल भी है, सैमसंग भी है, तो कई खिलाड़ी है, तो ये कंपटीशन इनमें बढ़ेगा, तो ये अपने रेट जो कि कम रखेंगे, और रेट कम रखेंगे तो इससे जो कि उपभोक्ता को जो कि फायदा पहुंचता है, तो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। अब देखो एफडीआई का नुकसान भी कुछ पूछा गया था हमसे प्रश्न में, तो वो भी हम लोग देख रहे थे क्या क्या नुकसान है। जैसे यहाँ पर बताया कि घरेलू निवेश में बाधा। अब देखो एफडीआई आएगा, ऑब्वियस है जब एफडीआई आएगा, मान लो ये, एक सेकंड फिर से समझते हैं इंडिया के मैप से, ये मान लो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर अगर एफडीआई आ रहा है तो जो पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहे हैं, तो जो यहाँ के बैंक वगैरह है, लोन वगैरह भी अगर देंगे इन कंपनियों को, तो इन्हीं कंपनियों को जो घरेलू निवेश है, यानी जो घरेलू कंपनियां, उनमें जो कि उनको लोन वगैरह कम मिलेगा, जिससे घरेलू निवेश बाधक होते हैं। ठीक है। दूसरा बोला है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार या लॉबिंग को बढ़ावा मिलता है, यानी जो एमएनसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, हजारों करोड़ के मालिक होते हैं, ओनर होती है, ये अपने हिसाब से जो कि पॉलिसी गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट लाएंगे, रोजगार आपके यहाँ बढ़ाएंगे, आपका इकोनॉमिक बूस्ट होगा, लेकिन जो पॉलिसी है ये लेबर लॉ को थोड़ा सा रिलीफ कर दीजिए, धीमा मतलब हल्का कर दीजिए, इतना सख्त मत बनाइए, ताकि हम इस इजीली जो कि काम कर सके। तो ये जो क्या होती है, जो पॉलिसी होती है, लॉबिंग होती है, उसको जो कि बढ़ावा इससे मिलता है, यानी राजनीतिक भ्रष्टाचार भी बढ़ता है कहीं ना कहीं, ये इसके नुकसान है। तीसरा देखो बताया कि आधुनिक युग के आर्थिक निवेशवाद को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे अभी देखो चाइना की जो डेप्ट नीति है, जैसे श्रीलंका देखो, श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट उसको मिल गया, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उस पर जो कि एक तरह से काफी हद तक चाइना का कब्जा है। तो कह सकते हैं इससे क्या होगा, आर्थिक उपनिवेशवाद की नीति एफडीआई, चाइना क्या कर रहा था यहाँ पे, जो लॉन्ग टर्म निवेश ही कर रहा था, श्रीलंका पाकिस्तान इस सब जगह पे एफडीआई दे रहा था, लेकिन इससे क्या हो रहा है, अब ये देश जो कि इसके कंट्रोल में चाइना के हो गए, तो इससे क्या हो, आर्थिक उपनिवेशवाद की जो नीति है उसका काफी तेजी से उसको बढ़ावा मिला है। फिर नेक्स्ट क्या नुकसान है, विनिमय दर पर नकारात्मक प्रभाव। अभी हमने देखा तो विनिमय दर थोड़ा सा स्थिर होती है, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव कैसे, जैसे मान लो किसी एक क्षेत्र में आपका निवेश अधिक है, जबकि अन्य क्षेत्र जो कि पीछे रह जा रहा है, तो ऐसे में जो कि आपका विनिमय दर काफी फ्लक्चुएट होता है। उदाहरण देखो, उदाहरण समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे हमने वेनेजुएला का एग्जांपल लिया है, क्योंकि वेनेजुएला में पेट्रोलियम जो कि रिसोर्सेज अधिक है, तो अधिकतर जो बाहरी निवेश थे वो पेट्रोलियम के रिफाइन वगैरह में ही इन्वेस्टमेंट वगैरह होते थे, या उसके खनन के लिए। अब बाकी जो अन्य सेक्टर था वेनेजुएला, जैसे कि और भी जो क्षेत्र थे, कृषि था,
ऑटो निर्माण सेक्टर था, विनिर्माण क्षेत्र था, ऑटोमोबाइल सेक्टर था, और भी जो कई सारे सेक्टर हैं वहाँ पे जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। उस आधार पे जो कि अन्य क्षेत्रों में जो कि गति नहीं बढ़ती थी, केवल एक ही क्षेत्र जो कि बढ़ता जाता था। इस वजह से यहाँ की इकोनॉमी जो कि डॉलर जो कि यहाँ का जो डॉलर का आवागमन जो था, एक तरह से देखो तो पूरा बैलेंस नहीं हो पाया और पूरा जो कि इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। तो इससे भी जो कि विनिमय दर जो कि नकारात्मक इस पे प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट देखो जो साधारण पॉइंट बताया जाए कि प्रदूषणकारी उद्योग को बढ़ावा, एफडीआई आएगी तो कंपनियां अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी, अपनी अपनी जो कि कंपनियां जो कि अपने अपने उद्योग स्थापित करेंगी, उद्योग से जो कि पोल्यूशन वगैरह को बढ़ावा मिलता है। तो ये क्या प्रदूषणकारी उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है एफडीआई के लिए। फिर एफडीआई से देखो क्या बताया, छोटे व्यवसायों को खतरा, प्रतिस्पर्धा से बाहर होने का खतरा होता है। यानी जो छोटे मान लो बड़ी बड़ी से, अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलो, बिग बाजार जैसे आप ले लो, ठीक है। बिग बाजार अपने देश के, अब अपने शहर के बिग बाजार में जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें वहां पे होती है जो सस्ता हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लूँ तो मैं खुद गया था बिग बाजार में, तो जो कोल्ड ड्रिंक मुझे 2 लीटर की 95 रुपए में मेरे मार्केट में मिली है, बिग बाजार में वही चीज एक पे एक फ्री करके आपका जो कि 170 का मिल रहा था। यानी कि अगर आप एक का कॉस्ट देखोगे तो 85 का पड़ेगा, यानी 10 रुपए सस्ता, जबकि यहाँ पे मेरे मार्केट में 95 मिला है। तो जो मार्केट के छोटे लोग, छोटे व्यापारी है, इनसे तो कोई खरीदने जाएगा नहीं, सब सोचेंगे यहाँ पे सस्ता मिले, यहीं पे चले जाए, 10 रुपए यानी 2 कोल्ड ड्रिंक में मेरा 20 रुपए फायदा हो रहा है, तो यहाँ से लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो छोटे व्यवसाय हैं उनको खतरा हो जाता है, वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं, उनको क्योंकि उतना मार्जिन नहीं होता है। तो एफडीआई की ये भी नुकसान है। तो और एक लास्ट यहाँ पे देखो, इनडायरेक्टली स्थानिक संस्कृति को नुकसान, जैसे एफडीआई आता है तो एफडीआई आता है तो विदेशी लोगों के कल्चर वगैरह भी इंडिया में आते हैं, उनके साथ साथ उनकी तकनीकी के साथ साथ, और उनके कल्चर से जो कि हमारे जो लोकल कल्चर होते हैं वो खतरे में हो जाती है उनकी। जैसे अभी देखो पश्चिमी कर्ण से कई सारी जो कि पश्चिमी कर्ण सभ्यता हमने अपना लिया है, और जो हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें उसको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दें। तो ये भी एक सामाजिक कारक है इनडायरेक्टली, तो ये भी एक कारक है। तो ये कुछ उसके नुकसान हमने देख लिया डिटेल से। अब एफडीआई के संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां हैं खासकर भारत के लिए, तो हम भारत के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है आपका कि एफडीआई का 62% हिस्सा केवल 5 क्षेत्रों में आ रहा है, यानी कि जो एफडीआई का डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत कम है। जैसे केवल 5 क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑटोमोबाइल, व्यापार एवं विनिर्माण, ये विनिर्माण होगा ये आपका, यानी कि जैसे एमएसएमई सेक्टर वगैरह। यानी कि ये 5 ही क्षेत्र है जहाँ पे जो कि 62% एफडीआई का इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा है, यानी कि एफडीआई में डाइवर्सिफिकेशन कम है। तो हमको एफडीआई को और डाइवर्सिफाई करना होगा जिससे हमारा एफडीआई और ज़्यादा बढ़ सके। फिर नेक्स्ट देखो बोला जाए कि कुछ भौगोलिक क्षेत्र तक ही हमारा एफडीआई सीमित है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे देखो केवल 3 राज्य में ही 78% एफडीआई आती है। कौन कौन से 3 राज्य में, कर्नाटक में 38% एफडीआई सबसे ज़्यादा आती है, महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पर 26% एफडीआई के साथ, और दिल्ली 14%। तो यानी कि इससे क्या, इन तीनों राज्यों में तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में जो कि उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो, इसका इम्पैक्ट हो रहा है कि असमान विकास को इससे बढ़ावा मिल रहा है। तो यानी कि एफडीआई का एक तो डाइवर्सिफिकेशन क्षेत्र में भी कम है और राज्यों में भी डाइवर्सिफिकेशन कम है, केवल कुछ ही 2-3 राज्यों में ही केंद्रित है। 78% एफडीआई केवल 3 राज्यों में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक चुनौती है भारत के लिए। नेक्स्ट बताया जाए कि ऑफशोर फाइनेंशियल हब्स व टैक्स हेवन का उपयोग, ज़्यादातर एफडीआई टैक्स हेवन देश जैसे सिंगापुर, मॉरिशस, कैमरन द्वीप जिसमें भारत सरकार को निवेश को कर लाभ कम प्राप्त होता है। कहने का मतलब ज़्यादातर जो एफडीआई भारत में आता है वो टैक्स हेवन देशों से आते हैं। टैक्स हेवन देश करने का मतलब वहाँ पे जो कि एफडीआई पे टैक्स बहुत कम है या तो एक तरह से पूरी छूट है, जैसे सिंगापुर, मॉरिशस, कैमरन द्वीप। तो ये कुछ ऐसे देश है जहाँ पे भारत ने एग्रीमेंट किया कि अगर आपके जरिए या फिर आपके देश से हमारे यहाँ एफडीआई आएगा तो हम इस पर टैक्स बहुत कम लेंगे या फिर टैक्स इस पर बहुत छूट देंगे। तो यहाँ से जो कि जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, जैसे ब्रिटेन में कोई कंपनी है, फ्रांस में कोई कंपनी, तो वो वेनेजुएला के में अपनी जो कि एक लोकल कंपनी स्थापित करती है और उसके जरिए जो कि भारत में जो कि इन्वेस्टमेंट लाती है। डायरेक्ट भारत में नहीं लाती, क्योंकि अगर डायरेक्ट ये भारत में लाएंगे तो इनको टैक्स देना पड़ेगा भारत सरकार को, जो कि काफी ज्यादा होता है। तो ये टैक्स बचाने के लिए इनडायरेक्टली इस तरह से काम करती है। तो इससे देखो एफडीआई तो भारत में आ रहा है ज्यादा, लेकिन उसका टैक्स लाभ जो कि भारत को इस वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बताया जा रहा है जो प्रॉब्लम के तौर पे कि हस्ताक्षरित व वास्तविक एफडीआई अंतर्वाह के मध्य बड़ा गैप होना। यानी कि देखो हमने कई सारे कंपनी, कई सारे देशों से एफडीआई के लिए जो सिग्नेचर तो कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर मान के चलो मैंने अगर 25 देशों से कॉन्टैक्ट किया है, कुछ एफडीआई इन्वेस्टमेंट वगैरह की आप आइए हमारे यहाँ स्थापित कीजिए कोई भी कंपनी, फैक्ट्री अपना, तो उसमें से केवल देखोगे
तो 5 से 6 ही की जो कि आ चुके हैं, बाकी सब पेपर पे हैं, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इम्प्लीमेंट होने में बहुत सारा टाइम लग रहा है ड्यू टू आपका कह लो कि विभागों में समन्वय की कमी है, क्लियरेंस जल्दी नहीं मिल पाता है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि काफ़ी कमज़ोर है, इस वजह से ये चीज़ें पेंडिंग में है। या फिर कम्युनिकेशन, जो जिस देश से या जिस कंपनी से हमारी हो रही है वो कम्युनिकेशन काफ़ी कम है, और कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाने की वजह से ये अभी तक इन्वेस्टमेंट लटका हुआ है। तो इस तरह से जो बताया जा रहा है कि ये काफ़ी जो कि बड़ा चिंतित विषय है, क्योंकि पेपर में तो दिख रहा है लेकिन वास्तव में एफडीआई आ नहीं रहा है, तो ये बड़ा सवाल है, चुनौती है। फिर नेक्स्ट देखो पुनर्निवेश कम होना, यानी कि यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि विदेशी निवेशक भारत से प्राप्त लाभ को पुनर्निवेश के बजाय अन्य देशों में निवेश करने की प्राथमिकता देते हैं। यानी कि मान लो कोई कंपनी ए है, वो देखो भारत में अपना एफडीआई लेकर आया, यहाँ पे इसने लॉन्ग टर्म में जो कि प्रॉफिट पाया, पर ये अपनी इस प्रॉफिट को फिर यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, उसको किसी और देश में इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसको लगता है यहाँ पे इसको जो कि ज़्यादा लाभ मिल सकता है, यहाँ पे कम टैक्स देना होगा, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत के एक्सपीरियंस के अनुसार अगर देखें तो कम है, मतलब बढ़िया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा ईजी होगा बिजनेस करना। तो इस वजह से जो कि ज़्यादातर जो पुनर्निवेश की जो चीज़ें हैं वो दूसरे देशों में हो जाती है बजाय कि भारत में, तो ये भी भारत सोचना पड़ेगा कि यानी हमें अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे और काम करना होगा। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियाँ जो हमने देख लिया। आप अगर पेपर में क्वेश्चन एफडीआई पे आते हैं तो चुनौती में ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, खासकर ये जो 3 राज्यों में ही सीमित रहना है 78% को, केवल 5 ही सेक्टर में जो कि एफडीआई का ज़्यादा आना 62%, तो ये सब कुछ डेटा फैक्ट देंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव प्रभाव पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रयास किए हैं, क्या क्या प्रयास किया है, तो बोला जाए कि लॉ के थ्रू कैसे प्रयास किया है, जो हमारा फेमा एक्ट आया था विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून 1999, इससे देखो विदेशी निवेश को सुगम बनाने हैं तो ये एक्ट आया था। कि कुछ नीतियाँ क्या है, जैसे देखो यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में 100% तक एफडीआई अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने स्वचालित मार्ग से। जैसे उदाहरण के लिए देखोगे तो दूरसंचार में दो आपका दूरसंचार का क्षेत्र है वहाँ पर 100% एफडीआई की अनुमति है, यानी गवर्नमेंट जो कि अधिक से अधिक एफडीआई को बढ़ाई या एफडीआई को बढ़ा रही है। केवल कुछ ही क्षेत्र जैसे रक्षा क्षेत्र, स्पेस क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में केवल एफडीआई कम है, नहीं तो अधिकतर क्षेत्र में 75% एफडीआई, 49% एफडीआई, मतलब अधिक से अधिक एफडीआई जो कि गवर्नमेंट ला रही है नीतियाँ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पता है कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर भी भारत जो कि बल दे रहा है एफडीआई को बूस्ट करने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय समझौते, ब्रेग्जिट होने से ब्रिटेन बाहर हो गया ईयू से, तो भारत ने ब्रिटेन से द्विपक्षीय कई सारे समझौते किए जिससे एफडीआई की भारत में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही देखो भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी अच्छा काम किया है, आई थिंक 62 या 72 जो कि भारत का रैंक इंप्रूव करते करते हो गया है 130-31 से, तो भारत ने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया है। तो इस तरह से देखोगे तो भारत जो कि प्रयास कर रहा है, देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कर रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था कर रहा है, जीआईएस कर रहा है, मैप्ड लैंड बैंक कर रहा है, यानी जो लैंड बैंक है उनको मैपिंग कर रहा है अच्छे अच्छे से कहाँ से आपको जो कि उधार वगैरह मिल सकते हैं कंपनियों को स्टैब्लिश करने के लिए, सुगम संपत्ति रजिस्ट्रेशन जैसे पहल गवर्नमेंट कर रही है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बन सके हमारे देश में। और कुछ योजनाएं भी ला रही है जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति पीएलआई जैसे स्कीम, तो ये कुछ योजनाएं भी ला रही है, कुछ मतलब लॉ भी ला रही है, कुछ पॉलिसी भी कर रही है और कुछ सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार भी कर रही है। तो इस तरह से एफडीआई को बूस्ट करने का हमारे देश में काम चल रहा है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है आगे की राह में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो बताया जाए कि निवेशकों की अनिश्चितता जैसी दुविधा को समाप्त करने हेतु नीतिगत सुधार जारी रखना है, यानी जो हम नीतिगत सुधार ऊपर कर रहे हैं उसको जारी रखना है और उसमें लगातार इंप्रूवमेंट करना है। साथ ही देखो बताया जाए कि सार्वजनिक वित्त को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना होगा हमको, यानी जो हमारा जो हमारी गवर्नमेंट की वित्तीय स्थिरता है उसको स्थिर रखना होगा, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं लेगा, क्योंकि जिस देश की इकोनॉमी या फिर कह लो राजस्व घाटा वगैरह स्थिर रहती है, ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर देखो बताया कि निवेशकों में विश्वास वृद्धि हेतु गवर्नेंस में पारदर्शिता और दक्षता सुधार लाना चाहिए हमें। साथ ही बताया जा रहा है कि भारत में समग्र आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण, छोटे व्यापारी, संस्कृति सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना होगा। ऐसा नहीं कि केवल हम एफडीआई के चक्कर में अपने ही व्यापारी को या अपने लोकल व्यापारी को खोते जा रहे हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट काफ़ी डिग्रेड हो रहा है, तो इन सबको भी जो मुद्दे इनको भी ध्यान रखते हुए जो कि एफडीआई पर नीतियाँ बनानी होगी। साथ ही बोला है कि एफडीआई में विविधता लाना, ऐसा नहीं कि केवल एफडीआई केवल 5 ही सेक्टर में आए और क्षेत्रों में आए, तो एफडीआई जो है वो कई सारे कम से कम आप देखो तो कम से कम 10-12 सेक्टर में एफडीआई आपका आना चाहिए, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पर जो कि डाइवर्सिफाई होना काफ़ी जरूरी है एफडीआई में। तो फिर देखो बताया जाए कि अन्य शहरों को भी व्यावसायिक विकास करना जिससे एफडीआई अधिक शहरों में आए, जैसा भी हमने देखा ना कि 78% जो कि आपका एफडीआई है केवल 3 शहरों में आता है, जिसमें 3 राज्यों में
अब जैसे देखो कर्नाटक है, मुंबई है, दिल्ली है, तो लेकिन ऐसा हमको करना चाहिए अपनी नीतियों को, अपने शहरों को इस तरह से व्यवसायिक मॉडल को ध्यान में रखते हुए शहरों को विकसित करना चाहिए, राज्यों को विकसित करना चाहिए, जिससे वहाँ पर भी एफडीआई आ जाए। जैसे खासकर जो हमारे पिछड़े राज्य है, यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड, तो आपका राजस्थान वगैरह, कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी जो कि एफडीआई को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड हमने यहाँ पे लेकर आए हैं, सिंपल वे फॉरवर्ड है, कुछ ट्रिकी नहीं है, जो आपने प्रॉब्लम बताई उसी का समाधान, वही सब कैसे सॉल्व किया है वो बता रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने पूरा एफडीआई का टॉपिक डिस्कस किया। जो भी सर मैम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, देखो सब्सक्राइब का यहाँ पे बटन आ रहा है, बताया जा रहा है आपको, आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। चलिए कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।